Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is the need for gender equity in urban bureaucracy. तो बेसिकली इस आर्टिकल में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ेगी 2050 तक। हमारी ऑलमोस्ट जो हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन है 800 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की वो सिटीज़ में रहेगी। तो अर्बन ग्रोथ भी चेंज करेगी, कैसे इंडिया डेवलप कर रहा है, कैसे उसको अपने आप को गवर्न करना है, वो चीज़ें भी चेंज होगी। और इन सब के बीच में हम देख रहे हैं कि अगर इक्वली हमारा शेयर ही नहीं है, अब वुमेन पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 50% होगी, चलो 50% ना हो से थोड़ी कम हो, पर लेकिन उनकी इक्विटी भी तो उतनी ही होनी चाहिए ना, उनकी प्लानिंग करने में, हर रोल में जो भी उनके लिए प्लान कर रहा है। अगर मेल डोमिनेटेड एरियाज़ या मेल डोमिनेटेड लोग ही प्लानिंग करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारे लिए कोई कुछ नहीं करेगा। कोई मतलब ठीक है, वो ये नहीं है कि वो करना नहीं चाहते, वो सोच भी नहीं पाएंगे कि वुमेन की क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें क्या चाहिए और क्या करना चाहिए। तो अगर वुमेन भी इंक्लूसिवली बजट जो प्लानिंग है उस सब में इन्वॉल्व होंगी, जब वो खुद अपने आप को गवर्न करेंगी तो उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए होता है, उनकी क्या डेली प्रॉब्लम्स हैं, वो उन पे काम करेंगी। तब जाके हम कह सकते हैं कि हम इंक्लूसिवली ग्रो कर रहे हैं। अगर हमें सिटीज़ जो है हमारी जब एक्सपैंड करें तो वो अच्छे से एक्सपैंड करें, सोशली, इकोनॉमिकली और बेटर वे में। तो उसके लिए हमें प्रॉपर वो लाने की ज़रूरत है। तो प्रोग्रेस अभी तक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या रहा कि जो 73rd और 74th अमेंडमेंट्स आई, उन्होंने इंश्योर किया कि हम 33% रिजर्वेशन रखेंगे वुमेन के लिए इन लोकल गवर्नमेंट्स। अभी 46% जो लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो वुमेन है। ऑल्दो अब जब पंचायत वगैरह में अगर कई बार इलेक्टेड होते हैं, जो उनमें क्या उनके हस्बैंड्स ही जो हैं वो रूल कर रहे होते हैं। काफ़ी स्टेट्स ने अपना कोटा 50% तक भी इंक्रीज़ किया है, बट जो ब्यूरोक्रेसी है वो अभी भी मेल डोमिनेटेड है। कैसे जो वुमेन है वो काफ़ी अंडर रिप्रेजेंटेटेड है सिटी रिप्रेजेंटेशन में, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे कि म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स, अर्बन प्लानर्स, इंजीनियर्स, पुलिस। अगर आईएएस ऑफिसर्स भी देखें तो हम सिर्फ 20% वुमेन हैं जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, 11.7% पुलिस जो है वो वुमेन है, और मोस्टली ज़्यादा डेस्क बेस्ड जॉब्स में ही कन्फाइंड रह जाती हैं। जो तो अब ब्यूरोक्रेटिक ऑपरेटर्स ही है ना जो सारे डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करेगा, पर वो अगर अभी भी मेल डोमिनेटेड ही रहेगा और वुमेन की रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे कम ही रहेगी, इतना ज़्यादा स्टार्क इम्बैलेंस रहेगा, तो उनके लिए कौन ही काम करेगा, उनके लिए कौन सोच के पॉलिसीज़ बनाएगा। तब क्यों मैटर करता है ये इतना ज़्यादा? क्योंकि वुमेन जो हैं वो सिटीज़ को डिफरेंटली यूज़ करती हैं, वो ज़्यादा रिलायंट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। उन्होंने मल्टीपल ट्रिप्स लगानी होती हैं, वर्क से होम, होम से वर्क, केयर गिविंग में। उन्हें सेफ़र पब्लिक स्पेसेस चाहिए। हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो बना रहे हैं, पर हम जो वुमेन की एक्चुअल सेफ्टी के लिए ज़रूरत है कि उनके लिए जो नॉर्मल स्पेसेस हैं वो इतनी ज़्यादा सेफ़ हों और एक्सेसिबल हों कि उन्हें कभी सोचना ना पड़े कि कितने हमें इस समय इधर जाना चाहिए या नहीं। मतलब 10 बार सोच के जो निकलने वाला कंसेप्ट है वो ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, जिसको ज़रूरी काम है वो तभी निकलता है, तो फालतू में तो किसी को निकलने का शौक़ है भी नहीं। तो ये जो अंडर रिप्रेजेंटेशन है वो दिखने ऐसे एक्चुअल में तो किसी को रियलाइज़ होती नहीं है, पर लेकिन जो उसके आउटकम्स हैं वो सबको इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ कि सिटीज़ आर नॉट डिज़ाइन फॉर वुमेन। स्टडी शो करती है कि 84% जो वुमेन है इन दिल्ली या मुंबई वो पब्लिक या शेयर ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हैं, वर्सेस 63% ऑफ मेन। एक 2019 का ऑडिट फाउंड किया कि 60% जो पब्लिक स्पेसेस हैं वो पुअरली लिट हैं, जो कि अनसेफ हैं वुमेन के लिए। फ्यू वुमेन इन प्लानिंग मीन्स लेस अटेंशन टू वुमेन्स रियल नीड्स। ऑब्वियस सी बात है कि नहीं मेल उतना ज़्यादा सोच पाएंगे। तो वाई वुमेन इन ब्यूरोक्रेसी हेल्प? तो पहली बात तो ये कि बायोलॉजिकली भी अगर देखा जाए तो वुमेन का एक एम्पैथेटिक नेचर होता है, तो वो वो प्रॉब्लम्स को एक उस एंगल से भी देख के रियल लाइफ बेसिस पे अंडरस्टैंड कर पाती हैं। वो फोकस करती हैं पानी पे, हेल्थ पे, सेफ्टी पे। वो पब्लिक का ट्रस्ट अपने आप ही गेन करेंगी अगर वो एम्पैथेटिकली बात करना, प्रॉब्लम्स को एक्चुअली समझना और उस वे से चलना, ऐसे हर चीज़ इतनी रिजिड लेके नहीं चलने में। मिस्ड अपॉर्चुनिटी जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग। तो जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग क्या है? ये इंट्रोड्यूस करे गए थे 2005-06 में, पर लेकिन इनको इतना ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं गया। इनकी एक तो अगर किसी ने इंट्रोड्यूस कर भी दिए तो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हुई, ये टोकनिस्टिक वे में ही रह गए हैं। इनकी
जो कैपेसिटी थी स्मॉलर सिटीज़ में तो वैसे ही वीक थी, क्योंकि फंड्स भी कर डिवाइड हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा इन पे जो एसेंशियल चीज़ें थी उन पे ध्यान ही नहीं दिया गया, जैसे कि चाइल्ड केयर सेफ्टी अर्बन प्लानिंग में, पेडेस्ट्रियन सेफ्टी या फिर जो भी चीज़ें हैं उन सब में कुछ भी करके इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, दिल्ली, तमिलनाडु, केरला इन सब ने कुछ एफ़र्ट्स लगाए। दिल्ली ने वुमेन ओनली बसेस, पब्लिक लाइटनिंग ये सब करा। फिर तमिलनाडु ने जीआरबी जो है 64 डिपार्टमेंट्स के अक्रॉस लगाई 2022-23 में। फिर केरला ने भी जेंडर गोल्स लाए थ्रू इट्स पीपल्स प्लान कैंपेन, पर फिर भी जो ओवरऑल प्लानिंग है वो पुअर रही। बाकी कंट्रीज़ अब क्या कर रही हैं कि अब जैसे फिलीपींस है, वो अपना 5% लोकल बजट जो है वो जेंडर प्रोग्राम्स में ही लगाते हैं, तो वो इस तरह से वहाँ पे फ़ायदा कर रही हैं। उसके बाद जो रवांडा है वो अपना जीआरबी जो है वो नेशनल प्रोग्राम्स में ही इंटीग्रेट करके चीज़ों को चल रहे हैं। फिर मेक्सिको जो है वो रिज़ल्ट बेस्ड बजटिंग के ऊपर चलता है कि रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग कितना जेंडर बजट देना है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं। साउथ अफ्रीका कम्युनिटी इनपुट को यूज़ करती है टू शेप बजट्स। फिर रवांडा, ब्राज़ील, साउथ कोरिया ये जेंडर इक्विटी यूज़ करते हैं ताकि ये अपनी हेल्थ, ट्रांजिट, सेफ्टी और रिप्रेजेंटेशन इम्प्रूव कर सकें। तो रवांडा ने वैसे भी मैटरनल हेल्थ, एजुकेशन स्पेंडिंग इन सब में स्पेंड किया। ब्राज़ील ने सैनिटेशन और प्राइमरी हेल्थ केयर को प्रायोरिटाइज़ किया। साउथ कोरिया का जेंडर इम्पैक्ट असेसमेंट से काफ़ी ट्रांजिट और पब्लिक स्पेसेस को उन्होंने रीशेप किया। तुनीसिया के जो पैरिटी लॉज थे उन्होंने वुमेन को ज़्यादा टेक्निकल रूल्स दिए, जिससे कि ओवरऑल उनकी सेफ्टी और हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हम ला रहे थे। फिलीपींस ने जेंडर टैग्ड बजटिंग भी यूज़ किया टू फंड जेंडर बेस्ड वायलेंस शेल्टर्स एंड चाइल्ड केयर। जो जेंडर बैलेंस्ड ब्यूरोक्रेसीज़ हैं वो सिर्फ फेयरनेस की बात नहीं है, वो इसलिए भी हैं कि हम सेफर, इक्विटेबल और रिस्पॉन्सिव सिटीज़ को बना पाएँ। व्हाट इंडिया शुड डू नेक्स्ट, तो हमें पॉलिटिकल कोटास से ऊपर जाके अगर ये लॉज नहीं भी आए तो भी अपने लेवल पे पार्टीज़ कर सकती हैं कि वो इतनी वुमेन को रिप्रेजेंट करें, इतनी वुमेन्स को अपॉर्चुनिटी दें। तो सिर्फ पॉलिटिकल कोटास की बात नहीं है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन में भी वुमेन की प्रेजेंस को बढ़ाना है, जैसे कि सिटी प्लानिंग, इंजीनियरिंग, पुलिस। इन कोटास को, स्कॉलरशिप्स को, रिफॉर्म को यूज़ करके हम इसे सपोर्ट करें। इंस्टीट्यूशनलाइज जीआरबी इन एवरी सिटी विद प्रॉपर ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग। तो इम्प्लीमेंटेशन को ट्रैक करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एक बार पॉलिसी बना दी, बनाने से नहीं चलता, चेक करो बाद में कि क्या इम्प्लीमेंटेशन रहा उसका, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं या नहीं, कुछ चेंजेस और क्या करनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन इज़ इक्वल टू पावर प्लस चेंज। तो जो वुमेन लीडर्स हैं उनको एक से होना चाहिए उनका डिसीजन में। लोकल बॉडीज़ जैसे कि जेंडर इक्विटी काउंसिल्स या कुडुमश्री जो है केरला में, ये गुड मॉडल्स हैं। फाइनल मैसेज क्या है, जो इंडिया है वो अच्छा ग्रो कर रहा है, फास्ट ग्रो कर रहा है, बट अपनी सिटीज़ के लिए ट्रूली काम करें फॉर एवरीवन। वुमेन मस्ट हेल्प डिज़ाइन एंड रन देम। मोर वुमेन इन ब्यूरोक्रेसी, सेफर, मोर इंक्लूसिव सिटीज़ फॉर एवरीवन। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ व्हेन काउंसिल इज़ क्वेश्चन। तो अभी एक्चुअल में क्या हुआ कि अभी जो ईडी है उन्होंने समन किया एक सीनियर एडवोकेट को, अरविंद दत्तार, फॉर गिविंग अ लीगल ओपिनियन रिलेटेड टू इसॉप्स। मतलब उन्होंने कोई एक सिंपली एडवाइस दे दी एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्लान्स पे, तो उसके लिए उन्हें समन कर दिया गया। आफ्टर मेजर प्रोटेस्ट जो हुई तो समन्स को विड्रॉ भी कर लिया गया। एक वीक के बाद एक और सीनियर एडवोकेट को ऐसी समन कर लिया गया। तो इसने एक बिग कंसर्न रेज किया कि क्या लॉयर्स एक सिंपल एडवाइस भी नहीं दे सकते कोई क्वेश्चनिंग पे। व्हेन द लॉ सेज अकॉर्डिंग टू भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA जो हमारा अधिनियम 2023 जिसने रिप्लेस किया इंडियन एविडेंस एक्ट को, तो क्लाइंट लॉयर जो कम्युनिकेशन है वो तो प्राइवेट होती है, कॉन्फिडेंशियल है। एक लॉयर उसको फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो बताए कि उसने क्या एडवाइस दी है अनलेस द क्लाइंट अग्रीज। तो कोई प्रूफ नहीं है कि लॉयर जो है वो इन्वॉल्व थे इन रॉन्ग डूइंग इन दिस केस। तो समनिंग सिर्फ और सिर्फ एक मिसयूज़ ऑफ पावर की तरह देखा जा रहा है। वाई दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो अगर लॉयर्स कैन बी कॉल्ड फॉर बाय इन्वेस्टिगेटर्स जस्ट बिकॉज वो एक एडवाइस दे रहे हैं, तो ये एक बहुत ज़्यादा डर का माहौल क्रिएट करता है। लॉयर्स
मतलब कुछ भी फ्रीली बोलने में डरेंगे, वो अपन एक ऑनेस्ट लीगल ओपिनियंस भी नहीं देंगे क्लाइंट्स को। तो इससे जस्टिस सिस्टम को हार्म होगा। लॉयर्स क्योंकि एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं हमारे राइट्स प्रोटेक्ट करने में। लीगल प्रोफेशन इज़ प्रोटेक्टेड, तो लॉयर्स हैव अ ड्यूटी टू बोथ क्लाइंट्स एंड कोर्ट्स। तो रॉन्ग एडवाइस देना डजंट मीन कि लॉयर इज़ गिल्टी ऑफ अ क्राइम। कोर्ट जो इंडिया में है उन्होंने रेपिटेडली कहा है कि लॉयर्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हरासमेंट वाइल डूइंग देयर जॉब्स। वाइडर इम्पैक्ट, अगर ये ऐसा होता रहा तो कुछ लॉयर्स ही ब्रेव इनफ रह जाएंगे कि वो मुश्किल केसेस लें, कॉर्पोरेट मैटर्स लें, क्रिमिनल डिफेंस में जाएं या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के ऊपर कुछ बोलें। तो प्रोफेशन जो है वो मतलब एक तरह से साइलेंट या अफ्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा कि कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, ठीक है जो जैसे चल रहा है नॉर्मल एडवाइस दे के अपना पैसा लो, जो भी मतलब उनका आ रहा है जाने का। तो बस यही सब आगे की आगे डेट्स डलती रहेंगी, अपनी डेट्स का पैसा लेके अंदर आराम से बैठो, कोई एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल इन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। व्हाट शुड बी डन, तो जजेस को स्टेप इन करना पड़ेगा, अपनी क्लियर रूलिंग्स देनी पड़ेंगी सेइंग कि लॉयर्स कैन नॉट बी समन्ड जस्ट फॉर एडवाइस अनलेस कोई रियल एविडेंस है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। जो बार काउंसिल्स हैं उनको एक एक्शन प्रॉपर लेना पड़ेगा ताकि लॉयर्स के राइट प्रोटेक्ट हो सकें। वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से बात करनी पड़ेगी कि ऐसा ओवररीच, एग्जीक्यूटिव ओवररीच मत करें। Parliament should make laws that strengthen lawyer-client confidentiality. Legal advice should not become a reason for suspicion. Final message is the right to a lawyer means nothing if lawyers can be investigated just for doing their job. The legal community must speak up, draw clear boundaries, and protect the independence of the profession. Without strong and free lawyers, justice itself becomes weaker. So that's all for the articles today. Thank you.